इससे पहले तक हम 7th चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। आज हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जहाँ पे हम वेरियस टाइप्स के डिजीज के बारे में जानेंगे। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाते हैं तो आप पूरी तरीके से ये समझ पाएंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और अगर वो सारी कंडीशंस आपके द्वारा समझ लिए गए या फिर आप जान गए तो इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप बीमार होने से बच सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो हमें बीमार करते हैं, है ना। अगर उस फैक्टर के बारे में ही हम जान गए जो हमें बीमार करते हैं तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब ये समझना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन का मतलब तो आपको पता है, हेल्थ एंड डिजीज। तो बारी बारी से हम क्लियर करते हैं। पहले हेल्थ को क्लियर करेंगे और फिर डिजीज को क्लियर करेंगे। क्लियर है। ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आपने हेल्थ टॉपिक को क्लियर किया था। हेल्थ का डिफिनीशन आपने देखा था कि हेल्थ या हेल्दी होने का मतलब क्या होता है। क्लियर है। यहाँ पे भी हम जानेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ का मतलब क्या है। ठीक। तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ का मतलब क्या होता है। WHO के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू WHO, है ना, हेल्थ इज डिफाइंड एज a complete physical, social and mental well-being। ठीक है। मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स में अगर वो वेल बीइंग है कोई व्यक्ति, फिजिकल स्टेट में, सोशल स्टेट में या मेंटल स्टेट में, हर एक स्टेट में अगर वो वेल बीइंग है तभी हम उसे कहेंगे कि वो हेल्दी है, अदरवाइज हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना बहुत आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों अलग है एक दूसरे से। हेल्दी होना ज़्यादा टफ है ना। डिजीज फ्री होना, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कोई डिजीज नहीं हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिजीज फ्री होने के बाद वो हेल्दी हो। बात समझ में आ रही है। तो हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। क्लियर। इसको आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल बीइंग अलोंग विथ डिजीज फ्री कंडीशन, है ना। इसके साथ भी डिजीज फ्री होना जरूरी है, तभी आप हेल्दी कहलाओगे। क्लियर है। चलिए, तो ये तो आपने देख लिया हेल्थ के बारे में। ठीक है। अभी हम इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे इस चैप्टर का, जो मेन टर्म हमें जानने हैं, समझने हैं। उसके बाद हम बेसिक अलग अलग डिजीज के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आने वाले हैं हम उसको बारी बारी से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, हमारे हेल्थ को अफेक्ट कौन करते हैं इसको समझना जरूरी है। हेल्दी कब कहलाएंगे ये तो आपने देख लिया, लेकिन उस हेल्दी कंडीशंस को अफेक्ट कौन कर रहे हैं, हमें अनहेल्दी कौन बना रहे हैं, तो वो कंडीशंस को समझना जरूरी है। क्लियर है। तो हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, है ना, कौन कौन से कंडीशंस हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्फेक्शंस। ठीक है। इन्फेक्शंस का मतलब क्या होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना, या फिर इसके अलावा हम देखेंगे हमारा लाइफ स्टाइल। ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं इन्फेक्शंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई इन्फेक्टेड फूड खाते हैं या फिर बहुत दिन से रखा हुआ कपड़ा आपने पहन लिया जिसमें बैक्टीरिया थे या फंगस इन्फेक्शन था, है ना, या
मॉइस्चर में आप जैसे नहाते हैं, नहाने के बाद डायरेक्ट कपड़ा पहन लेते हैं, मॉइस्चर की वजह से फंगल ग्रोथ बॉडी में होता है ना। तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन कॉज होता है। इन्फेक्शन का मतलब होता है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन आवर बॉडी, या फिर माइक्रोब्स जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तब हम उसे कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इन्फेक्शन की वजह से भी हम अनहेल्दी होते हैं, पहला कारण समझ में आ रहा है। दूसरा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना। जैसे कोई डिजीजेज या कोई ऐसा कंडीशन, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटीज जो हमने अपने लाइफ टाइम में डेवलप नहीं किया, या हमारे लाइफ टाइम में वो डेवलप नहीं हुआ, वो हमारे ओल्ड जनरेशन से आया, तो ऐसे केसेस में हम उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है, या हेमोफीलिया है, या फिनाइलकीटोनुरिया है, या फिर दूसरे HIV भी जेनेटिक हो सकते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के केसेस में भी हम अनहेल्दी होते हैं। तो पहला फैक्टर जो हमें अफेक्ट कर रहा है, जो हमें अनहेल्दी बना रहा है ना, इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, या हमारा लाइफ स्टाइल। जैसे मान लीजिए आप दिन भर सोते रहते हैं, या उस तरह का आपका लाइफ स्टाइल दूसरे तरीके का है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप नहीं जी रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है ना। तो ये देखा आपने, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लाइफ स्टाइल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। चलिए, इसके बाद हम कुछ टर्म और क्लियर करते हैं, जैसे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है ये समझना है, ठीक है। ईटियोलॉजी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ईटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का कारण क्या है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी, है ना। तो इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का जो कॉज है, जो कारण है, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? ईटियोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं डिजीज के बारे में, ठीक। डिजीज का मतलब क्या होता है? एन abnormal conditions of any parts of body in which they are not able to performing their normal function। मतलब शरीर के किसी भी भाग का कोई अबनॉर्मल कंडीशन जहां पर वो अपने नॉर्मल काम को नहीं कर पा रहा है, ऐसे केसेस में हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे, है ना। एन abnormal condition of any parts of body in which they are not able to performing their नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो एक ऐसा अबनॉर्मल कंडीशन जहां पर बॉडी का कोई पार्ट्स अपने नॉर्मल फंक्शन को काम नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे? डिजीज। जैसे हमारा आई है, क्लियर, और इसमें मान लीजिए कि ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस हो गया, है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर रहे हैं? ऐसे केसेस में हम अपने आई से किसी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये कंडीशंस भी क्या हो गया? ऐसे केसेस में हम कहते हैं हम बीमार हैं, है ना। तो डिजीज का मतलब क्या हो गया है? एक ऐसा कंडीशन जहां पर बॉडी का कोई पार्ट्स नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना। तो ये हो गया डिजीज, ठीक है। अब देखिए डिजीज क्यों होता है, इसके कारण क्या है डिजीज होने के, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जिस वजह से डिजीज होता है उसको कॉजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉजिंग एजेंट। किसके लिए कॉजिंग एजेंट? डिजीज के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रहा है उसे हम कहेंगे डिजीज कॉजिंग एजेंट, है ना। तो एनी फैक्टर
which presence या any factor that cause a disease by its presence, absence, deficiency और एक्सेस। ठीक है, तो कोई भी कारक, कोई भी फैक्टर, कोई भी चीज जिसके प्रेजेंस होने की वजह से, जिसके अब्सेंस होने की वजह से, जिसकी कमी से या जिसके ज्यादा हो जाने की वजह से अगर डिजीज कॉज हो रहा है तो ऐसे केसेस में हम उसे क्या कहेंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब आप डायरेक्ट बैक्टीरिया समझ लेना, डायरेक्ट वायरस समझ लेना। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया या वायरस ही हमें बीमार करते हैं, है ना। बहुत सारे जैसे विटामिन्स, अगर बहुत ज़्यादा विटामिन्स भी आपके बॉडी में चला गया तब भी बीमारी कॉज होगा, तब भी डिजीज कॉज होगा। बात समझ में आ रहा है। तो किसी चीज़ के एक्सेस होने की वजह से भी कॉज होता है, डिफिशियंसी से भी होता है भाई। जैसे मान लीजिए विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो ऐसे केसेस में भी डिजीज कॉज होगा। बात समझ में आ रही है। तो डिफिशियंसी से भी हो सकता है, एक्सेस से भी हो सकता है। अब प्रेजेंस, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया प्रेजेंस है, ठीक है, आपके बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंस है, तो ऐसे केसेस में डिजीज हो सकता है। अब्सेंस है ना, कोई चीज, कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी में रहने चाहिए लेकिन नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी डिजीज कॉज हो सकता है। तो समझ में आ रहा है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब क्या है। डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब है कोई भी फैक्टर जिसके प्रेजेंस होने की वजह से, जिसके अब्सेंस होने की वजह से, जिसके डिफिशियंसी से या जिसके एक्सेस होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से डिजीज कॉज होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसको डिजीज कॉजिंग एजेंट कहा जाता है। हो गया ये क्लियर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि ये एजेंट किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग जो एजेंट हैं, ये एजेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे ये फिजिकल एजेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं जी, फिजिकल एजेंट, है ना। और कैसे हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं ये, है ना। और कैसे हो सकते हैं, मैकेनिकल एजेंट हो सकते हैं ये, है ना। और कैसे हो सकते हैं मैकेनिकल एजेंट के अलावा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूट्रिशनल एजेंट हो सकते हैं, ठीक, या फिर क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, तो यहां आपने समझ लिया ना हेल्थ का मतलब क्या है, ये क्लियर किया। हेल्थ को अफेक्ट कौन कर रहे हैं, ये चीजें आपने देखा। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, डिजीज का डिफिनीशन क्या है, डिजीज हम कब कहेंगे, है ना। अब डिजीज के कॉज होने के लिए जो एजेंट हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट किसे कहेंगे, तो कोई भी चीज जिसकी एब्सेंस, जिसकी प्रेजेंस, जिसकी डिफिशियंसी और जिसका एक्सेस होना, ये अगर डिजीज, इसकी वजह से अगर डिजीज कॉज हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट। अब देखिए ये डिजीज कॉजिंग एजेंट कैसा हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है। अब सबके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे फिजिकल एजेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस 42-45 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसे केसेस में आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, एक्सेस स्वेटिंग हो रही है ना, बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में भी आप बीमार ही कहे जाओगे। तो किसकी वजह से हो रहा है, किसी बाहरी कारक की वजह से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर लो है तब भी ऐसा कंडीशन, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तब भी ऐसा कंडीशन। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर क्या हैं, ये फिजिकल एजेंट हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, केमिकल एजेंट क्या हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल एजेंट जो हमें बीमार कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे जो आप फ्रूट्स खरीदते हैं या वेजिटेबल्स खरीदते हैं उसके ऊपर भी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, और वैसे पेस्टिसाइड्स
कंटेनिंग फूड आइटम जब हम घर में लाते हैं, उसको कुक करते हैं, तो वो केमिकल जो उसके ऊपर है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमें बीमार करते हैं। मैकेनिकल एजेंट क्या हो सकता है? किसी भी तरह की इंजरी या चोट वगैरह लगना, है ना, ये भी हमें बीमार कर सकता है। न्यूट्रिशनल एजेंट, अगर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो रही है या न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हमें बीमार कर सकता है ना। बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, है ना, हेलमिंथ हैं, प्रोटोजोन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें बीमार करती हैं, ये माइक्रोब्स भी हमें बीमार करती है। बात समझ में आ रही है? तो इन्हें क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल एजेंट। तो आपने देखा कि डिजीज कॉजिंग एजेंट फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, हमें बेसिकली जो यहाँ पे समझना है वो समझना है बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में, हमें डिटेल से जानना है। क्लियर है? तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं बायोलॉजिकल एजेंट की तरफ। क्लियर है? ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो बायोलॉजिकल एजेंट में क्या हो सकते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब समझ में आ रहा है? एजेंट का मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है। बायोलॉजिकल टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जिंदा है, ये लिविंग है। क्लियर है? तो बायोलॉजिकल एजेंट जो है वो हो सकता है क्या चीज? बैक्टीरिया हो सकता है ना, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, है ना, फंगी हो सकते हैं, हेलमिन्थ्स हो सकते हैं, या फिर इसको वर्म कह सकते हैं। ठीक है? तो इतने सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो हमें बीमार करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जैसे बैक्टीरिया अगर डिजीज कॉजिंग एजेंट के रूप में हमारे बॉडी में है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम इसे बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे, इससे जो डिजीज कॉज होगा। वायरस से अगर कॉज हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? वायरल डिजीज कहेंगे। प्रोटोजोआ से कॉज हो रहा है तब हम क्या कहेंगे? प्रोटोजोअन डिजीज कहेंगे। फंगी से कॉज हो रहा है तो फंगल डिजीज कहेंगे। हेलमिंथ या वॉर्म से कॉज हो रहा है तो हेलमिंथिक डिजीज कहेंगे। और ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। हर एक बायोलॉजिकल एजेंट से होने वाले कई डिजीज के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि वो डिजीज का मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, वो किस तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन करता है हमारे बॉडी में, उससे क्या सिम्टम अराइज होते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। क्लियर? अब देखिए, तो इतना तक आपने देख लिया बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में। यहाँ पर हम एक और टर्म क्लियर करेंगे, वो है कॉन्टामिनेशन। ठीक है? तो ये समझने का कोशिश करेंगे कि कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड है, ठीक है, तो कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्टामिनेशन का मतलब हुआ प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स in non-living substance like food, water, milk, etc. ठीक है? तो कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का प्रेजेंस होना। नॉन लिविंग थिंग में किसको प्रेजेंस होना? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का प्रेजेंस होना क्या कहलाता है? कॉन्टामिनेशन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे वाटर है, ऐसे ही ओपन खुला रखा हुआ है 3-4 दिन से और आप उसको पीते हो, क्लियर, और उसमें कोई माइक्रोब्स है, तो ऐसे केसेस में हम वाटर को क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो कॉन्टामिनेटेड वाटर है। क्लियर? मिल्क है, अगर वो इन्फेक्टेड है ना,
तो उसे भी हम कहेंगे कि वो कॉन्टामिनेटेड वाटर है। तो कॉन्टामिनेशन का मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स का प्रेजेंस होना, ये कहलाता है कॉन्टामिनेशन। ठीक है, अब देखिए जो डिजीज कॉज होते हैं, है ना, उस डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचता है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानेंगे इसके बाद, चूंकि अभी हम इसके बारे में बस जो बेसिक टर्म है जिसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, उसको इस लेक्चर में क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉपरली अलग अलग डिजीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्टामिनेशन या ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ठीक है, यानी कि डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने के लिए कितने मेथड हो सकते हैं? दो मेथड हो सकते हैं। एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, और दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक, क्या हो सकता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है? ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचना, यही तो है ट्रांसमिशन। कैसे? एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में किसी बीच में इंटरमीडिएट एजेंट की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएंगे बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट के। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम लिखते हैं डिजीज कॉजिंग, है ना, माइक्रोब्स डायरेक्ट रीचेज फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट। ठीक है, तो यहां पे बीच में कोई इंटरमीडिएट एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने के लिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को रिंग वॉर्म है। ठीक है, वो एक तरह का फंगल डिजीज है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। रिंग वॉर्म है और वो कोई कपड़ा पहने हुए है, ठीक है, और आप उसके वो यूज किया हुआ है, खोल कर रख दिया उसको, आप उसी कपड़े को पहन लिए और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा होने की वजह से भी डिजीज जो है वो पहुंच सकता है आपके बॉडी में। ठीक है, या फिर किसी को कॉमन कोल्ड है, वो छींक रहा है या खांस रहा है, ऐसा होने से ड्रॉपलेट निकल रहे हैं और वो ड्रॉपलेट आपके तक पहुंच रहे हैं और आप में भी डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है ना। तो ये सारे कारण हो सकते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन का। या फिर मान लीजिए कि डॉग को रैबिज है और वो अगर आपको काट लेता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा? आपको डिजीज कॉज होगा। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का देखिए कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति का, जैसे किसी को डिजीज है और आप उसके कपड़े पहनते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड बेसिकली डिजीज, जैसे रिंग वॉर्म का एग्जांपल बताया, तो ऐसे केसेस में भी डिजीज कॉज हो सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसके खांसने से या छींकने से, तो ये भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, या फिर कोई पेशेंट है और उसके यूटेंसिल्स जो है, बर्तन वगैरह हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उसने गिलास से पानी पिया, आप भी उसी गिलास से पानी पी रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी डिजीज कॉज हो सकता है। या फिर कोई एनिमल जो है आपको काटा और काटने से डिजीज कॉज हुआ, जैसे मान लीजिए कि डॉग है, डॉग आपको काटा, रैबिज हो गया। सिर्फ डॉग के काटने से ही रैबिज नहीं होती, कैट, बिल्ली को काटने से भी होता है,
या फिर और भी दूसरे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके काटने से रेबीज होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट का। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स रीचेज फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन थ्रू इंटरमीडिएट एजेंट, है ना। तो यहां पे हम जानेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स रीचेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू इंटरमीडिएट एजेंट, है ना। लाइक जैसे हम देखें मॉस्किटो जो है बहुत सारे डिजीज के लिए इंटरमीडिएट का काम करता है, बहुत सारे डिजीज का ये कैरियर है ना। या फिर फ्लाई, मक्खी जो होती है वो गंदे जगह पे बैठती है, हमारे फूड को कॉन्टामिनेटेड बना देती है, इन्फेक्टेड बना देती है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गए इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए फैक्टर, सॉरी आप कह सकते हो उसको कैरियर, जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को क्या कर रहे हैं, कैरी करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये आपने देखा कि बायोलॉजिकल एजेंट है। कॉन्टामिनेशन का मतलब आपने समझ लिया, है ना। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, है ना। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए क्या होगा, बीच में कोई इंटरमीडिएट होंगे जो इस ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेंट्स होंगे, माइक्रोब्स के ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम ये जानते हैं कि डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स हैं, है ना, उस माइक्रोब्स को पैथोजेन भी कहा जाता है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है जी। पैथोजेन का मतलब क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैथोजेन, है ना। देखिए तो ये डिजीज कॉज कैसे करते हैं यार, पैथोजेन डिजीज कॉज कैसे करते, ठीक है हमारे बॉडी में इंटर कर गया, लेकिन डिजीज कॉज कैसे करते हैं, है ना। कॉज डिजीजेज कैसे कॉज करेंगे, बाय टिश्यू डैमेज, है ना। और कैसे करेंगे, टॉक्सिन सिक्रेशन, ठीक है। तो ये जो पैथोजेन या माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोन्स हो, फंगी हो, हेलमिन्थ्स हो, ये सब हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए दो ही तरीके अपनाते हैं। एक तो ये टिश्यू को डैमेज करते हैं, दूसरा टॉक्सिन का सिक्रेशन करते हैं, जहरीले पॉइजनस चीज़ों का सिक्रेशन करते हैं। इसकी वजह से हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, है ना। अब देखिए ये टिश्यू को डैमेज कैसे करेंगे, जैसे आपने देखा था वायरस सेल को क्यों यूज में लाता है ना। तो सेल के अंदर इंटर करेगा, हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटरफेयर करेगा, उसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद सेल के अंदर पूरा अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, अपनी संख्या को बढ़ा लेगा, इसके बाद सेल रप्चर होगा, वो सब बाहर आएगा और नए सेल को इन्फेक्ट करेगा, यानी कि हमारे सेल को डैमेज करेगा, है ना। जब सेल डैमेज हो रहा है तो जाहिर सी बात है टिश्यू भी डैमेज होगा, तो टिश्यू को डैमेज करता है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा टॉक्सिन, जहरीले चीज़ों का सिक्रेशन करता है ना। जैसे फूड अगर बहुत दिन तक रखा हो गया तो उसमें फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, आप खाते हो डायरिया वगैरह होने लगता है, वोमिटिंग, ये सब बहुत सारे डिजीजेस कॉज होते हैं। तो वहाँ पे वो माइक्रोब्स क्या करता है, उस फूड में टॉक्सिन, जहरीले चीजें सिक्रेट कर देता है ना। अब देखिए ये जो टॉक्सिन एक्चुअली सिक्रेट होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। एक जो टॉक्सिन होगा उसे हम कह सकते हैं क्या चीज, इंडोटॉक्सिन, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, एक्सोटॉक्सिन। अब दोनों का मतलब समझना है कि इंडोटॉक्सिन क्या है और एक्सोटॉक्सिन क्या है, ठीक है। इंडोटॉक्सिन जो है बैक्टीरिया, मान लीजिए कि कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, ठीक है, या फिर टॉक्सिन का सिक्रेशन वो बना रहा है खुद में ही, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया टॉक्सिन उसके अंदर बन भी रहा है और रिलीज भी हो रहा है सेम टाइम में, ठीक है। तो बैक्टीरिया जिंदा भी है
और टॉक्सिन रिलीज भी कर रहा है। एक्सोटॉक्सिन के केसेस में क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिक है, जब वो बैक्टीरिया डेथ करेगा, उसका सेल जब रप्चर्ड करेगा, टूटेगा, उसके बाद उसके अंदर से टॉक्सिन बाहर आएगा। दोनों में समझ में आ रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया अलाइव है, जिंदा है, और वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। एक्सोटॉक्सिन में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर टॉक्सिन है, लेकिन वो तब बाहर आएगा जब बैक्टीरियल सेल रप्चर करेगा, वो डेड करेगा, वो मरेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में? तो यहाँ पे आपने पढ़ा हेल्थ का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं, है ना, वो एजेंट किस टाइप के होते हैं, उसमें आपने देखा बायोलॉजिकल एजेंट कैसे होते हैं, कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या होता है, डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, है ना, वो माइक्रोब्स या बायोलॉजिकल एजेंट जो डिजीज कॉज करते हैं, है ना, जैसे ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको पैथोजेन भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये डिजीज कैसे कॉज करते हैं, तो पहला टिश्यू को डैमेज करके कॉज करते हैं, और दूसरा टॉक्सिक सिक्रेशन यानी कि जहरीले चीज़ों को रिलीज करके डिजीज कॉज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि कैसे हमारे बॉडी में डिजीज कॉज हो रहा है। अब देखिए ये जो डिजीज कॉज होता है हमारे बॉडी में, है ना, यानी कि जो डिजीज है वो दो तरीके का हो सकता है। एक डिजीज क्या हो सकता है, डिजीज का टाइप क्या हो सकता है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। ठीक है, अब कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब क्या है और एक्वायर्ड डिजीज का मतलब क्या है। कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब है जो डिजीज हमारे ओल्ड जनरेशन से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, ओल्ड जनरेशन से, पहले से, है ना, जन्म के समय से ही है ना, या फिर इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं ना, फ्रॉम बर्थ, जन्म के समय से जो डिजीज है उसको क्या कह सकते हैं, कॉन्जेनाइटल। और एक्वायर्ड जो आपने अपने लाइफ टाइम में डेवलप किया, है ना, इसको क्या कह सकते हैं, डेवलप्स इन आवर लाइफ टाइम, है ना, जो डिजीज हमारे लाइफ टाइम में डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। इसके बाद के लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे डिजीज के बारे में और ज़्यादा डिटेल से। तो अभी आपने जो बेसिक टर्म इसमें था वो सारी चीज़ें आपने क्लियर किया इस वीडियो में।